मैं महबूब आलम, प्रवक्ता बीएड पाठ्यक्रम। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं अभिवृद्धि से संबंधित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया था। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं तथा उनकी विशेषताएं क्या हैं और मनोविज्ञान में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है के बारे में अध्ययन किया गया था। आज का यह वीडियो अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित है। अभिवृद्धि एवं विकास, सामान्यतः अभिवृद्धि एवं विकास जो शब्द है उसको एक दूसरे के समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में कुछ मूलभूत अंतर है। इन दोनों शब्दों के मूलभूत अंतर को जानेंगे। अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर के कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन से है। अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन से है। फ्रंक महोदय के अनुसार मनुष्य के शारीरिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को हम अभिवृद्धि कहते हैं। फ्रंक के अनुसार मनुष्य के कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को हम अभिवृद्धि कहते हैं। विकास से तात्पर्य मनुष्य के कार्य क्षमताओं में होने वाले परिवर्तन से है। मनुष्य के कार्य क्षमताओं में जो परिवर्तन होता है उसको हम विकास के रूप में परिभाषित करते हैं। हरलाख महोदय की एक परिभाषा है, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था तक के लक्ष्य तथा विकास का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं आती हैं। हम लोग अभिवृद्धि और विकास में मूलभूत क्या अंतर है इसको जानने का प्रयास करेंगे। वृद्धि एवं विकास, सर्वप्रथम वृद्धि के बारे में देखेंगे। कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। पहला जो बिंदु है कोशिकाओं में होने वाला परिवर्तन, यानी कि वृद्धि में मनुष्य के शारीरिक कोशिकाओं में जो परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। विकास में मनुष्य के कार्य क्षमताओं में हुए परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप मनुष्य के कार्य क्षमताओं में परिवर्तन होता है। दूसरा बिंदु, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किसी न किसी रूप में चलता रहता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किसी न किसी रूप में चलता रहता है। कभी वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, कभी विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। एक समय के बाद वृद्धि अपने आप रुक जाता है, लेकिन विकास का जो विकास होता है वो चलता रहता है। अगला, वृद्धि बाह्य पक्ष से संबंधित है। वृद्धि बाह्य पक्ष से संबंधित है, जबकि विकास आंतरिक पक्ष से संबंधित है। यह मात्रात्मक होता है, वृद्धि मात्रात्मक होता है, इसको मापा या तौला जा सकता है। वृद्धि मात्रात्मक होता है, इसको मापा या तौला जा सकता है, जबकि विकास मापा या तौला नहीं जा सकता है। जबकि विकास मापा या तौला नहीं जा सकता है, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करके उसके परिवर्तनों का आकलन किया जा सकता है। इसको विकास को मापा या तौला नहीं जा सकता है, बल्कि व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करके उसके कार्य क्षमताओं का आकलन किया जा सकता है। अगला, वृद्धि से तात्पर्य लंबाई, चौड़ाई तथा भार में हुए परिवर्तन से है। वृद्धि से तात्पर्य लंबाई, चौड़ाई तथा भार में हुए परिवर्तन से है, जबकि विकास से तात्पर्य संवेगात्मक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक इत्यादि आंतरिक पक्षों में हुए परिवर्तन से है। विकास में आंतरिक परिवर्तन होता है। यह आंतरिक परिवर्तन मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन इत्यादि सम्मिलित होता है। अब हम देखते हैं विकास के परिणाम स्वरूप कुछ क्या क्या विशेष बालक में क्या क्या विशेषताएं आती हैं, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। वृद्धि एवं विकास में हुए परिवर्तन। वृद्धि एवं विकास में हुए परिवर्तन। वृद्धि एवं विकास में हुए परिवर्तनों का निम्नलिखित क्रम है। हरलाख महोदय के अनुसार बालक में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं: आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने आकृतियों का लोप, नवीन आकृतियों की उत्पत्ति। इनको हम विस्तृत में जानने का प्रयास करेंगे। आकार में परिवर्तन से तात्पर्य बालक के शारीरिक एवं मानसिक
जो परिवर्तन है उससे संबंधित है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो वो छोटा होता है, लेकिन जो ही वो बढ़ता जाता है उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं भार का विकास होता जाता है। वैसे ही मानसिक विकास में बालक जब जन्म लेता है तो उसकी जो मानसिक शक्तियां होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं, बहुत कम होती है। लेकिन जो ही उसका विकास होता जाता है त्यों उसके मानसिक शक्तियों का भी परिवर्तन होता जाता है और विकसित होती जाती है। दूसरा, अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन से तात्पर्य है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सारे शरीर के अंगों की अपेक्षा उसका जो मस्तिष्क होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो ही वो बड़ा होता जाता है त्यों उसके मस्तिष्क का जो आकार होता है एक निश्चित आकार के रूप में आने लगता है और बाकी के जो अंग हैं वो सामान्य हो जाते हैं और मस्तिष्क भी एक सामान्य सा हो जाता है। अगला, पुराने आकृतियों का लोप। पुराने आकृतियों से लोप से तात्पर्य बालक जब जन्म लेता है तो कुछ आकृतियां लेके पैदा होता है तथा कुछ आकृतियां उसमें बाद में विकसित होती हैं और धीरे धीरे ये आकृतियां समाप्त होने लगती हैं और उसके बाद से उसके जगह पे नई और अस्थायी आकृतियां आने लगती हैं। यानी पुरानी आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जो अस्थायी आकृतियां होती हैं और एक समय के बाद ये आकृतियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जो सर का जो बाल होता है वो एक समय आने के बाद से वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसके बाद से उसको वहां पे अस्थायी बाल आने लगते हैं। और जैसे बालक का जो दूध का दांत निकलता है और दूध के दांत के बाद से वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं और उसके बाद से उसके स्थान पे अस्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। नवीन आकृतियों की उत्पत्ति से तात्पर्य है जो दूध के दांत टूटे हुए होते हैं वहां पे एक नवीन जो दांत आता है ये नवीन आकृतियों के अंतर्गत आएगा और बालक में जो दाढ़ी मूछ का आना ये नवीन आकृतियों के अंतर्गत आएगा। वृद्धि और विकास कुछ निम्नलिखित सिद्धांतों को लेके आगे बढ़ता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो वृद्धि और विकास होता है वो कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए होता है और इन निश्चित सिद्धांतों को हम वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित है और इन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए बालक का वृद्धि और विकास होता है। पहला, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, चक्राकार गति का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण का सिद्धांत। एक एक करके हम देखेंगे। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है। कभी वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र होती है और विकास की जो प्रक्रिया होती है कम होती है, लेकिन एक समय के बाद से विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है और वृद्धि की प्रक्रिया निम्न होती है और लास्ट के समय में विकास में क्षरण की अवस्था आ जाता है और वहां पे वृद्धि एकदम से रुक जाता है और विकास होना स्टार्ट हो जाता है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता के सिद्धांत से तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों में जो वृद्धि और विकास होता है वो अलग अलग होता है। सभी व्यक्ति एक समय में नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगतता का जो सिद्धांत है ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि सभी बच्चे एक समय में एक समान नहीं होते हैं बल्कि एक ही समय में जन्मा बच्चा उन दोनों बच्चों में जो समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है और ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत से तात्पर्य है प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी अपने समान प्रतिमान का अनुसरण करता है। यानी प्रत्येक मनुष्य जो होता है वो अपने जो पूर्वज होते हैं उन्हीं का अनुसरण करता है, उन्हीं की तरह से बोलना, उन्हीं की तरह से चलना और उन्हीं के तरीके से व्यवहार करने का प्रयास करता है और ये समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत को हम मस्तक बोधमुखी सिद्धांत या सिरपुच्छी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत को हम मस्तक बोधमुखी सिद्धांत या सिरपुच्छी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें जो विकास होता है एक निश्चित दिशा से होकर गुजरता है।
सिरपुच्छी सिद्धांत से तात्पर्य कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो बच्चे का विकास होता है उसमें सर्वप्रथम उसके सर का विकास होता है, उसके बाद से उसके धड़ का विकास होता है, तदुपरांत उसके बाकी अंगों का विकास होता है। और इसी तरीके से जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद भी सबसे पहले जो नियंत्रण स्थापित करता है वो अपने सर पे नियंत्रण स्थापित करता है, फिर धड़ पे नियंत्रण स्थापित करता है और सबसे लास्ट में वो अपने पैरों पे नियंत्रण स्थापित करता है। चक्राकार गति का सिद्धांत, चक्राकार गति के सिद्धांत से तात्पर्य यह है यानी कि जो मनुष्य का वृद्धियों विकास होता है वो रेखीय क्रम में न होके बल्कि चक्राकार गति से होता है। इसमें कभी बहुत तीव्र गति से होता है और कभी निम्न जो मंद गति से होता है। हर्लॉक ने कहा था जो मनुष्य का जो वृद्धियों विकास होता है वो घंटे की आकृति के समान होता है, घंटे की आकृति के समान होता है, यानी कि कभी बहुत तीव्र होता है और कभी बहुत निम्न होता है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।